हाय एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बच्चे आज मैं आप लोगों के सामने डिज़ाइन ऑफ वन वे स्लैब से डिटेलिंग वाला पार्ट लेके आया हूँ। आपको पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑल दो क्वेश्चन थ्योरेटिकल होता है, कोडल वैल्यू आपसे पूछी जा रही होती है, स्टिल बच्चे इसका आंसर रिपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं दावे से बोलता हूँ कि लगभग जो 70 to 80% जो अभी ऑडियंस होगी, जो बच्चे होंगे ना, वो क्वेश्चन हिट ही नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि वन वे स्लैब की बच्चे जब भी हम बात करते हैं तो वन वे स्लैब मीन्स कि यहाँ पे जो लॉन्गर साइड टू शॉर्टर साइड का जो रेशियो होता है दिस इज ग्रेटर देन 2। जब भी बच्चे ये रेशियो आपका 2 से बड़ा होगा और जो हमारा स्लैब है इट इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। जैसे मान लो ये मेरे पास अगर स्लैब है, फॉर एग्जांपल ब्लैक वाला, और इसका चारों एजिस या साइड्स यहाँ पे सपोर्टेड है। ये मान लो नीचे यहाँ पे बीम हो गया या वॉल हो गया, कुछ भी आप बोल दो बच्चे, then all the sides of the slab are supported and बच्चे ये जो लॉन्गर साइड है मैं इसको Ly बोल देता हूँ और जो शॉर्टर साइड है मैं इसको Lx बोल देता हूँ। और जब ये रेशियो आपका Ly to Lx का जो रेशियो है बच्चे, अगर ये 2 से बड़ा होगा, जैसे मान लो मुझे पैनल गिवन है यहाँ पे 6/2 का, ये 6 मीटर बाई 2 मीटर, तो 6 मीटर यहाँ पे Ly हो जाएगा और 2 मीटर यहाँ पे Lx हो जाएगा। तो ये जो रेशियो आ रहा है बच्चे, ये 3 आ रहा है, 2 से बड़ा है, तो ये वन वे स्लैब हो गया। तो अगर मैं ये बोलूं बच्चे कि स्लैब सिर्फ और सिर्फ 2 ही साइड्स पे सपोर्टेड है, स्लैब इज सपोर्टेड ओनली ऑन द 2 अपोजिट या पैरेलल एजेस, तो बच्चे उस केस में आपको ना ये जो रेशियो होता है ना Ly अपॉन Lx का, जिसको हम बोल रहे होते हैं एस्पेक्ट रेशियो, तो ये एस्पेक्ट रेशियो आपको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो, चाहे ये बच्चे 2 से छोटा आ रहा है, 2 के बराबर है, 2 से बड़ा आ रहा होगा तो ये वन वे रहेगा। लेकिन जब बच्चे मैं ये बोल रहा हूं कि सिर्फ स्लैब 2 ही यहाँ पे साइड से सपोर्टेड है, ओनली 2 पैरेलल एजेस आर सपोर्टेड, इन दैट केस ब्लाइंडली होके बोल देना बच्चे स्लैब आपकी वन वे है, स्लैब इज वन वे इररिस्पेक्टिव ऑफ द एस्पेक्ट रेशियो। ओके, अब बच्चे मैं यहाँ पे जो केस लेके चल रहा हूं कि अगर मैं वन वे स्लैब का डिजाइन करता हूं, इफ आई एम डिजाइनिंग दिस वन वे स्लैब, तो बच्चे स्लैब की जो डिजाइनिंग है ना वन वे की, इट इज वेरी सिमिलर टू द बीम। जैसे हम बीम का डिजाइन करते हैं बच्चे बिल्कुल वैसे ही है, डिट्टो सेम। द थिंग इज दैट यहाँ पे हम स्लैब में 1 मीटर वाइड एक स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। वी आर कंसीडरिंग 1 मीटर वाइड स्ट्रिप। ये लो बच्चे, जैसे यहाँ पे ये मेरा स्लैब हो गया एंड दिस इज सपोर्टेड फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। बच्चे स्लैब जो है वो चारों साइड्स पे सपोर्टेड है। और इस तरह से मैंने हैचिंग किया हुआ, इट मीन से सिंपली सपोर्टेड है, स्लैब रखा हुआ है। और इसका जो बच्चे बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा, जो हमारे पास डोमेस्टिक घरों में जो हम स्लैब डालते हैं, हम ब्रिक मेसनरी वर्क करते हैं, वॉल बनाते हैं, स्लैब डायरेक्टली उसके ऊपर रेस्ट करवा देते हैं, तो वो सिंपली सपोर्टेड स्लैब हो गया। लेट दिस रेशियो, लॉन्गर साइड मेरा Ly हो गया और शॉर्टर साइड मेरा Lx हो गया बच्चे। तो ये जो रेशियो है ना Ly to Lx का रेशियो बच्चे, ये 2 से बड़ा आ रहा है, इज ग्रेटर देन 2। ओके, देन इट इज वन वे। अब वन वे स्लैब का डिजाइन एग्जैक्टली सेम है बीम की तरह। द थिंग इज दैट वी आर कंसीडरिंग 1 मीटर वाइड स्ट्रिप। हम बच्चे यहाँ पे 1 मीटर चौड़ी यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर करेंगे। तो स्ट्रिप आप ऐसे भी कंसीडर कर लो, स्ट्रिप आप ऐसे भी कंसीडर कर लो, 1 मीटर वाइड। ओके, ये बच्चे स्ट्रिप की जो विड्थ है वो 1 मीटर वाइड। ओके, अब गौर करना, जब भी बच्चे हम डिजाइन करते हैं वन वे स्लैब का, शॉर्टर स्पैन में हमेशा आपकी बेंडिंग ज्यादा ही होती है। शॉर्टर स्पैन के अलोंग बच्चे जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिलता है वो हमेशा ज्यादा होता है। व्हाट बेंडिंग मोमेंट यू आर फाइंडिंग इन द लॉन्गर स्पैन। मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे, बेंडिंग के बिहाफ के ऊपर। तो अगर बच्चे आप IS कोड ओपन करोगे और मैं यहाँ पे लिखूँ कि शॉर्टर स्पैन में जो बेंडिंग मोमेंट है सो अल्फा एक्स डब्ल्यू इंटू LX का स्क्वायर। और बच्चे अगर मुझे लॉन्गर स्पैन में बेंडिंग मोमेंट लिखना होगा तो अल्फा वाई इंटू डब्ल्यू। और ये कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं, यहाँ पे Ly लिख लेते हैं जबकि यहाँ पे भी Lx ही है। इज इट ओके? अल्फा एक्स और अल्फा वाई बच्चे ये बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स होते हैं। दीज आर द बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट्स, ये दिमाग में बिठाओ पहले। तो ये जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई है, अगर मैं आपको इनका फॉर्मूले की बात करूं जो पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अल्फा एक्स का बच्चे हम डेरिवेशन करते हैं, तो अभी मैं डेरिवेशन पे नहीं जा रहा हूं। इसके जो हम डेरिवेशन करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से एक फॉर्मूला मिलता है, r रेज़ पावर 4 अपॉन 8 1 प्लस r रेज़ पावर 4। और बच्चे जो r होता है यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो होता है, लॉन्गर टू शॉर्टर साइड ऑफ द स्लैब का रेशियो होता है। ठीक है, और यही अगर मैं यहाँ पे बच्चे अल्फा वाई लिखूं, मतलब लॉन्गर स्पैन के लिए जो मेरा बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, तो बच्चे ये होता है r स्क्वायर अपॉन 8 1 प्लस r रेज़ पावर 4, ये होता है बच्चे।
जो अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यू हमें मिलती है, ये बच्चे स्टैंडर्ड वैल्यूज है अल्फा एक्स और अल्फा वाई की। देखो बच्चे अल्फा एक्स बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है, बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट, ये किसके लिए, अलोंग शॉर्टर स्पैन, ये शॉर्टर स्पैन के लिए हो गया बच्चे। और जो अल्फा वाई है दिस इज आल्सो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट, दिस इज फॉर द लॉन्गर स्पैन, ये लॉन्गर स्पैन के लिए है, ये दिमाग में बिठाओ पहले तो आप। और मैंने अभी आपको बताया बच्चे इसकी डेरिवेशन भी, अगर आप डेरिवेशन चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो, सो आई विल डू द डेरिवेशन ऑफ दैट वन आल्सो। लेकिन डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं होते किसी भी एग्जाम के अंदर, तो इसलिए मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, खासकर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के अंदर और जूनियर इंजीनियर के एग्जाम में ये रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ डेरिवेशन में। तो बच्चे ये लिखा हमने फॉर्मूला, ये बना बच्चे फॉर्मूला, ठीक है। और जो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं और क्लास में बच्चे हमने डेरिवेशन भी करी है, क्लास में हमने डेरिवेशन भी करी है, ठीक है। तो हमारा चंडीगढ़ और पटियाला में 2 सेंटर रन कर रहे हैं हम, और दोनों ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो जो जो बच्चे इंटरेस्टेड है दे कैन विजिट द सेंटर आल्सो, ठीक है। अब आर हो गया बच्चे यहाँ पे एस्पेक्ट रेशो, आर क्या हो गया, यही तो है एस्पेक्ट रेशो, है ना, लॉन्गर साइड टू शॉर्टर स्पैन का रेशो। अब बच्चे मैं बोल रहा हूँ कि इस रेशो को 2 मान लो। अगर बच्चे आप ये एस्पेक्ट रेशो 2 लिखते हो ना, 2 लिखने का मतलब क्या है, वेन एवर दिस लॉन्गर साइड टू शॉर्टर साइड रेशो इज लेस देन और इवन इक्वल टू, गौर करना बच्चे, लेस देन और इक्वल टू 2, देन स्लैब इज सेड टू बी द 2 वे, स्लैब को बोला गया 2 वे। कुछ और भी चीज बता रहा हूं बच्चे, अगर मेरे पास एक स्लैब है बच्चे, लेट मी टेल यू, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल हियर। बच्चे मेरे पास यहाँ पे स्लैब है, और जो स्लैब में बेंडिंग है बच्चे वो एक डायरेक्शन में प्रीडोमिनेंट है, लेट दिस बी द स्लैब, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है बच्चे, एक डायरेक्शन में, लेट दिस लाइक दिस वन, इट इज सपोर्टेड, इसके नीचे बच्चे यहाँ पे सपोर्ट है, ऐसे दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी इसके नीचे सपोर्ट है, हेयर सपोर्ट, ऐसे रखा हुआ बच्चे ये स्लैब आपका। और अब क्या होगा बच्चे, एक डायरेक्शन में जो आपको बेंडिंग मिल रहा है वो प्रीडोमिनेंट है शॉर्टर स्पैन के अलोंग। सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर आपको बेंडिंग बहुत ज़्यादा मिलता है बच्चे और उसके ऑर्थोगोनल डायरेक्शन में बेंडिंग कम होगी, तो हम स्लैब को बोलते हैं 1 वे स्लैब, बेंडिंग बिहेवियर के ऊपर भी। अगर बच्चे यहाँ पे भी सपोर्ट है, 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 ऑल द 4 साइड्स आर सपोर्टेड एंड स्टिल इट इज 1 वे स्लैब। तो बच्चे 1 वे कब होगा, जब लॉन्गर साइड आपकी ज्यादा होगी, शॉर्टर साइड कम होगी बच्चे। अगेन उस केस में आपको जो बेंडिंग मिल रहा होगा लॉन्गर डायरेक्शन में भी आपको मिल रहा होगा, लेकिन वो बहुत कम होगा, अगेन बच्चे वो आपका 1 वे स्लैब हो जाएगा। लेकिन चारों साइड पे सपोर्टेड होने के बाद अगर दोनों डायरेक्शन में जो बच्चे आपको बेंडिंग मिल रही है वो कंपेरेबल है, कंपेरेबल मतलब जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है शॉर्टर स्पैन में, जो आपको बेंडिंग मोमेंट मिल रहा है बच्चे लॉन्गर स्पैन में, अगर ये दोनों की वैल्यू लगभग मतलब ज्यादा फर्क नहीं है इनके बीच में, कंपेरेबल वैल्यूज है, डेफिनेटली वी आर सेइंग द स्लैब इज द 2 वे स्लैब। मैं यही बता रहा हूं बच्चे, हम ये भी प्रूव करते हैं एक्चुअली में कि जब ये रेशियो हमारा 2 से बड़ा होता है, क्या वाकई में ये 1 वे स्लैब है Ly to Lx का, और जब बच्चे ये रेशियो 2 या 2 से छोटा होगा तो ये 2 वे स्लैब बनता है, क्या ऐसा ही होता है। सो बच्चे मैं यही यहाँ पे प्रूव करने जा रहा हूँ पहले तो। अब ये ध्यान रखना, मैंने बच्चे रेशियो अगर 2 कंसीडर कर लिया तो कहीं ना कहीं ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखो कि 2 वे स्लैब में चला गया, लेकिन हमने हेडिंग डाली है डिजाइन ऑफ 1 वे स्लैब। सुनना ध्यान से, रेशियो बच्चे अगर मैं 2 कंसीडर कर लेता हूँ, अब एक चीज देखो आप, अगर मैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई में कंपेरिजन करता हूँ बच्चे, अगर मैं अल्फा एक्स और अल्फा वाई में कंपैरिजन करता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो अल्फा एक्स है, बताना जरा हाँ या ना, जो अल्फा एक्स है, कैन आई राइट इट लाइक दिस वन, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 1 प्लस आर रेज पावर 4, इजंट इट। बेस सेम पावर क्या हो जाएगा बच्चे, ऐड हो जाएगा। अब ये देखना जरा, ये क्या बन गया, ये तो अल्फा वाई हो गया क्या, जो बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट है अलोंग द लॉन्गर स्पैन। अब बच्चे अगर मैं R2 पुट करता हूं तो ये जो भी वैल्यू आएगी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बच्चे, लेकिन जो R2 पुट करने के बाद जो अल्फा एक्स होगा 2 का स्क्वायर 4, क्या वो 4 टाइम बन जाएगा अल्फा वाई का। अगर बच्चे अल्फा एक्स R2 पुट करने से, R की वैल्यू 2 पुट करने से बच्चे अगर अल्फा एक्स 4 टाइम हो गया अल्फा वाई का, तो क्या ये जो बेंडिंग मोमेंट मिलेगा शॉर्टर डायरेक्शन में। देखो बच्चे जो यहाँ पे लोड है W वही यहाँ पे रन है, जो Lx यहाँ पे है स्पैन वही स्पैन यहाँ पे भी है। तो बच्चे यहां से तो एक चीज क्लियर हो गया कि जब आपने R एस्पेक्ट रेशियो 2 लिखा तो आपको शॉर्टर स्पैन में जो बेंडिंग मोमेंट मिला इट इज 4 टाइम्स हायर देन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लॉन्गर स्पैन। अब बच्चे R की वैल्यू 2 से बढ़ा लो, 2 से वैल्यू बढ़ाने का मतलब क्या है, मान लो यहाँ पे वैल्यू 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, मान लो वैल्यू यहाँ पे 5 हो गया, सेम एग्जांपल, आई डोंट नो, लेट बी 5, 3 भी आप वैल्यू कंसीडर करोगे बच्चे तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9,
यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, अगर मैं वैल्यू 5 पुट करता हूँ तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो अल्फा एक्स 25 टाइम्स हाइयर हो जाएगा अल्फा वाई से। इट मीन्स बच्चे जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे ये बेंडिंग मोमेंट अलोंग शॉर्टर स्पैन बढ़ जाएगा, और आर कुछ इस तरह से बेंडिंग मोमेंट इन शॉर्टर स्पैन इज सो मच हाई वी कांट कंपेयर इट विद अलोंग द लॉन्गर स्पैन, देन स्लैब इज सेड टू बी ए वन वे। ब्रेन के ऊपर ट्रिगर ऐसा रखना बच्चे कि जब भी आर अगर 2 है ना, सुनो आर अगर 2 था तो जो अल्फा एक्स आया वो तो 4 टाइम बन गया अल्फा वाई का। अगर आर 3 हो जाए बच्चे तो 9 टाइम हो जाएगा, अगर आर 4 हो जाए तो 16 टाइम हो जाएगा। जैसे जैसे एस्पेक्ट रेशियो बढ़ रहा है वैसे वैसे जो अल्फा एक्स की वैल्यू है वो बढ़ रही है अल्फा वाई के कंपेरिजन में, और बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आर 3 हो जाए बच्चे तो हमारा जो अल्फा एक्स होगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा अल्फा वाई का, और मैं बोल सकता हूं जो बेंडिंग मोमेंट होगा शॉर्टर स्पैन में वो 9 टाइम्स तो हायर देन बेंडिंग मोमेंट अलोंग द लॉन्गर स्पैन। और बच्चे जब एक डायरेक्शन में एक स्पैन के अलोंग आपको बेंडिंग बहुत ज्यादा मिल रहा है दूसरे डायरेक्शन के अलोंग में जिसमें बेंडिंग कम है, तो ऑफकोर्स आप उसको क्या बोलोगे, वन वे स्लैब। तो यहां से बच्चे हमने एक चीज ये प्रूव कर दी कि हमारा जो आर की वैल्यू है दैट इज एस्पेक्ट रेशियो, ये डिसाइड कर सकता है वेदर द स्लैब गिवन टू अस इज वन वे और टू वे। तो एस्पेक्ट रेशियो आपका तभी वैलिड होगा वन वे स्लैब में जब आपका जो स्लैब होगा वो चारों साइड से सपोर्टेड है, पहली चीज तो ये। और आपने डिजाइनिंग कैसे किया बच्चे, आपने यहाँ पे 1 मीटर चौड़ी यहाँ पे स्ट्रिप कंसीडर कर लिया। अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, आपने बच्चे ये वाला स्ट्रिप का एनालिसिस करना है क्योंकि ये किसके अलॉन्ग मिला, देखो शॉर्टर स्पैन, ये तो है शॉर्टर स्पैन, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा बच्चे, ये एलएक्स हो गया। और बच्चे हमेशा जो हम स्टील भी डालते हैं स्लैब में वो बॉटम मोस्ट लेयर में डालेंगे, और जो स्टील होगा आपका वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग डालेगा। क्यों डालेगा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग, तो बच्चे यहाँ से प्रूव हो गया एम एक्स इज ऑलवेज हाइयर देन एम वाई, बिकॉज जो अल्फा एक्स होता है वो हमेशा ही ज्यादा होता है अल्फा वाई से। और बच्चे IS 456 में आपको ये वैल्यूज गिवन है कि अल्फा एक्स कितना होगा अल्फा वाई कितना होगा। मैं थोड़ा आपको कोड के ऊपर लेके चल रहा हूँ देखना जरा। ये लो बच्चे, ये IS 456H IS 456, अगर समय मिलेगा कभी तो इसको ओपन करो, ठीक है। और बच्चे ये एनेक्चर डी है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ देखो, सो दैट यू कैन क्लियरली रीड इट। IS 456 में एनेक्चर डी है, ये दिस इज एनेक्चर डी, ठीक है। और बच्चे यहाँ पे लिखा है स्लैब स्पैनिंग इन द 2 डायरेक्शन, स्लैब अगर 2 डायरेक्शन में स्पैन कर रही है तो ऑफकोर्स ये 2 वे स्लैब हो गया, दिस इज 2 वे स्लैब। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं वन वे स्लैब की। अब मान लो बच्चे अगर स्लैब आपका चारों डायरेक्शन में सपोर्टेड है और LY टू LX का जो रेशियो बच्चे वो आपका 2 से बड़ा है, देन इट इज वन वे। तो बच्चे यहाँ पे हमें क्लॉजेस गिवन है, तो ये तो रिस्ट्रेंट स्लैब बन गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बच्चे हम 2 वे स्लैब का, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपली सपोर्टेड स्लैब, ठीक है। तो ये तो 2 वे स्लैब के लिए जो हम रिइंफोर्समेंट देते हैं कुछ इस तरह से क्राइटेरिया। बच्चे ये जो टेबल गिवन है टेबल नंबर 26 ये रिस्ट्रेंट स्लैब के लिए है, टेबल नंबर 27 बच्चे ये आपका सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या गिवन है, अल्फा एक्स और अल्फा वाई की वैल्यूज आपको गिवन है, अल्फा एक्स अल्फा वाई, ठीक है। तो अब डायरेक्टली अब बच्चे अब ये मत बोलना कि सर यहाँ पे तो लिखा है इसने स्लैब स्पैनिंग इन 2 डायरेक्शन, ठीक है 2 वे स्लैब, लेकिन बच्चे जब ये रेशियो इधर देखो ना बच्चे LY अपॉन LX, तो LY अपॉन LX क्या हो गया, एस्पेक्ट रेशियो हो गया क्या, और जब ये रेशियो 2 से बड़ा हो जाएगा वन वे बन गया क्या, है कि नहीं, यही तो होता है वन वे स्लैब। तो बच्चे यहाँ पे अल्फा एक्स भी गिवन है और अल्फा वाई भी गिवन है, कोड देख लो ओपन करके, अल्फा एक्स की वैल्यू आपको हमेशा ही बड़ी मिलेगी एज कम्पेयर टू अल्फा वाई। और गौर करना जैसे जैसे आपका आर बढ़ रहा होगा तो अल्फा एक्स और अल्फा वाई के बीच की डेविएशन बहुत ज्यादा बढ़ रही होगी, मतलब एस्पेक्ट रेशियो के बढ़ने के साथ साथ एक स्पैन में बेंडिंग मोमेंट आपका और ज्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू इट्स ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, उसमें बेंडिंग मोमेंट इतना ज्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब कोड क्या बोलता है, देखो कोड बोलता है बच्चे कि जब भी आप डिजाइन करोगे, बच्चे आप डिजाइन की बात कर रहे हो है ना, तो डिजाइन सब्जेक्ट में आप कोड तो हमेशा फॉलो करोगे। तो कोड बोलता है कि जब भी आप वन वे स्लैब का डिजाइन करोगे इट इज वेरी सिमिलर टू द बीम, द डिफरेंस इज ओनली जस्ट कंसीडर द 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, ये 1 मीटर चौड़ी बच्चे स्ट्रिप कंसीडर किया, अब इसको डिजाइन करो एज ए बीम की तरह, क्लियर। चलिए बच्चे अब इसको अगर मैं बीम की तरह डिजाइन करता हूं, ये बच्चे हमारा यहां पे स्लैब हो गया, गौर करना। तो एक डायरेक्शन में मैं LX फ्रेम कर देता हूं और दूसरे डायरेक्शन में LY फ्रेम कर सकता हूं। तो LY और LX क्या है यू नो वेरी वेल। तो ये बच्चे शॉर्टर स्पैन हो गया LX, ये लॉन्गर साइड हो गया LY, इज इट ओके। अब बच्चे सबसे पहले जो हम अपना सरिया डालते हैं
वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग डालेंगे, और बॉटम मोस्ट लेयर में आपका जो स्टील होगा मेन स्टील ही होता है। अब मैंने आपको इसका रीज़न दे दिया कि क्यों आपने यहाँ पे शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग सबसे पहले स्टील डाला है, बिकॉज आपका जो बेंडिंग मूवमेंट होता है वो शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग आपको सबसे ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू लॉन्गर स्पैन। वन थिंग, वन वे स्लैब में आपका शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग ये मेन स्टील आएगा, जिसको हम मेन रिइंफोर्समेंट भी बोलते हैं बच्चे। और बच्चे इसमें इसके जो ऑर्थोगोनल डायरेक्शन, मतलब जो लॉन्गर स्पैन है ना, इसके अलॉन्ग जो हमारा स्टील होता है बच्चे, हम उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टील या सेकेंडरी स्टील या टेम्परेचर या श्रिंकेज स्टील। तो एक बार ये पेपर में पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि ये जो हमारा टेम्परेचर और श्रिंकेज स्टील है या सेकेंडरी रिइंफोर्समेंट या डिस्ट्रीब्यूशन स्टील, तो इसका पर्पस क्या होता है, ये पूछा हुआ था पेपर के अंदर। तो एक चीज तो बच्चे, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील है, जो भी स्लैब के ऊपर लोड लगेगा उसको लार्जर एरिया पे ट्रांसफर करता है डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। दूसरा, अगर सेकेंडरी स्ट्रेसेस आ रहे होंगे जैसे टेम्परेचर और क्रीप के कारण, है ना, इसके कारण क्या होगा, एडिशनल स्ट्रेसेस आएंगे बच्चे, तो उन एडिशनल स्ट्रेसेस की टेक केयर करेगा आपका ये वाला स्टील, डिस्ट्रीब्यूशन स्टील। इज इट ओके? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का बच्चे मिनिमम परसेंटेज कितना है IS 456 के अकॉर्डिंग? डिस्ट्रीब्यूशन स्टील का बच्चे जो मिनिमम परसेंटेज होता है, दिस इज 0.12% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ द स्लैब। हाउ टू राइट द ग्रॉस एरिया दैट आई विल टेल यू, जस्ट वेट। और बच्चे ये जो मेन रिइंफोर्समेंट है, तो इसका परसेंटेज कितना, मिनिमम, इससे कम नहीं होना चाहिए बच्चे। तो 0.12% भी है बच्चे और 0.15% भी है। 0.12% बच्चे ये जो एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है ये FE 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए दिया हुआ है, और 0.15% जो दिया हुआ है वो FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए दिया हुआ है IS कोड के अंदर। दिस इज गिवन इन द IS 456। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील आपने कितना देना है। अगर बच्चे हम मेन स्टील की बात करते हैं तो मिनिमम जो डायामीटर ऑफ द बार है मेन स्टील में, अगर आप FE 415 यूज करोगे तो 8 mm डाया की बार आपको यूज करनी है। अगर बच्चे आप FE 250 ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे हो मेन स्टील के लिए, तो आपको 10 mm डाया का बार यूज करना ही करना है, इससे कम डायामीटर नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम डाया ऑफ बार दैट यू कैन यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब? तो आंसर है बच्चे कि जो भी ओवरऑल डेप्थ आपको गिवन होगा स्लैब का, उसको 8 से भाग कर दो, दैट इज 1/8 ऑफ द ओवरऑल डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो बच्चे ये मैक्सिमम बार डाया दैट यू कैन यूज इन द स्लैब, इससे बड़ा आपने बार डाया कभी भी यूज नहीं करना है। तो आपसे वो इस तरह से न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है बच्चे। तो यहाँ पे आपने क्या किया बच्चे, 1 मीटर वाइड आपने स्ट्रिप कंसीडर किया, और 1 मीटर वाइड स्ट्रिप को अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ बच्चे, तो मुझे इस तरह से एक बीम मिल रहा होगा। फिर ये गौर करना बच्चे, मैंने अभी आपको बोला कि जो वन वे स्लैब की डिजाइनिंग है, इट इज वेरी सिमिलर टू द बीम। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर कंसिडरिंग द 1 मीटर वाइड स्ट्रिप, और यहाँ पे हम अल्फा एक्स और अल्फा वाई से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली सपोर्टेड अगर बच्चे मैं इसको मान लेता हूँ तो यहाँ पे सपोर्ट मान लो, यहाँ पे भी सपोर्ट मान लो, और गौर करना जरा बच्चे, इसे क्या बोलोगे आप, ये आपका यहाँ पे एलेक्स हो जाएगा, जो क्लियर स्पैन होता है बच्चे। एलेक्स हमेशा क्लियर स्पैन होता है, ये इफेक्टिव स्पैन नहीं होता, हमें निकालना पड़ता है। जिसको हम शॉर्टर स्पैन बोल रहे हैं ना, तो वो क्लियर स्पैन है। जो आपको क्वेश्चन में LY भी गिवन होता है वो भी क्लियर स्पैन है, हमें इफेक्टिव स्पैन निकालने होते हैं जनरली, है ना। तो ये वाला बच्चे, ये जो विड्थ है ना यहाँ पे, ये है 1000 mm। 1 मीटर में कितना mm होता है, 1000 होता है बच्चे। और ये अगर शॉर्टर स्पैन है, तो शॉर्टर स्पैन में बच्चे आप जो स्टील प्रोवाइड करोगे वो आपका क्या होगा, मेन स्टील होगा, और इसके ऊपर क्या होगा बच्चे, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, मान लो कुछ ऐसे जैसे, गौर करना जरा, ठीक है। तो अगर बच्चे आप क्रॉस सेक्शन में देखोगे ना, तो क्रॉस सेक्शन में आपका जो मेन स्टील होगा आपको एक तरह से डॉट में दिखेगा वो, और जो आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा वो आपको कुछ ऐसे दिख रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा बच्चे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार, इस तरह से। इज इट ओके? तो बच्चे ये जो आपका मेन स्टील है ना, ये जो बच्चे मेन स्टील है रेड वाला, इसके सेंटर से लेके ये टॉप तक, इसे आप बोलोगे इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब। तो पहला काम यही होता है कि इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द स्लैब बताओ कितना होगा वन वे स्लैब का। टू वे स्लैब में तो बच्चे वैल्यूज गिवन है। टू वे स्लैब में देखो, ये भी पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, ये मैं साथ साथ कुछ चीजें आपको बताता हुआ चल रहा हूं इधर। सो लेट मी कम टू द डायरेक्टली क्लॉज जो स्लैब के लिए गिवन है बच्चे। इधर ये चेक करना बच्चे, ये देखना बच्चे, यहाँ लिखा है सॉलिड स्लैब। हमारे कोर्स में सॉलिड स्लैब में मैं फ्लैट स्लैब की बात नहीं कर रहा हूँ। फ्लैट स्लैब में हम कोई भी बीम वगैरह प्रोवाइड नहीं करते हैं, स्लैब डायरेक्टली कॉलम के ऊपर रेस्ट करता है। तो कॉलम के नीचे आप ड्रॉप पैनल भी प्रोवाइड कर सकते हो बच्चे, आप कॉलम कैपिटल भी दे सकते हो, या दोनों कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं।
तो सॉलिड स्लैब और फ्लैट स्लैब में तो बड़ा डिफरेंस हो गया बच्चे। सेकंड, फ्लैट स्लैब को किसके लिए डिजाइन किया जाता है? आंसर था बच्चे पंचिंग शियर के लिए, जो पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये भी आपके कोर्स के अंदर का ही क्वेश्चन है कि अगर आप शियर कैलकुलेट कर रहे हो कि आपका जो स्लैब है इट मस्ट बी सेफ इन शियर, देन वेयर यू विल कैलकुलेट द शियर। द आंसर वाज बच्चे एट अ डिस्टेंस d/2 फ्रॉम द फेस ऑफ द ड्रॉप पैनल, फेस ऑफ द कॉलम कैपिटल या फेस ऑफ द दिस कॉलम इटसेल्फ। तो बच्चे मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। पहले देखो जो कोड बोल रहा है, देखो कोड में लिखा है कि सॉलिड स्लैब द प्रोविजन ऑफ दिस बीम अप्लाई टू द स्लैब। बच्चे जो बीम के लिए प्रोविजन थे ना कि अगर आपका स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो, अगर आपका मान लो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो की अगर मैं बात करूं कैंटिलीवर के लिए वो 7 से कम होना चाहिए, है ना। सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 से कम होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस के लिए कितना था 26। तो बच्चे सेम चीज यहाँ पे वैलिड है। नाउ जस्ट सी हियर, नोट के अंदर लिखा हुआ है फॉर स्लैब स्पैनिंग इन द टू डायरेक्शन, टू वे स्लैब के लिए गिवन है, वन वे स्लैब के लिए इसने बोल दिया वही है जो बीम के लिए एप्लीकेबल है। और बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि वन वे स्लैब का तो डाटा गिवन नहीं है, कहाँ से पूछ ले उसने क्वेश्चन में? बच्चे यहाँ से पूछा, और वो डाटा क्या होगा दैट आई विल टेल यू, जस्ट वेट। तो जो स्लैब बच्चे दो डायरेक्शन में आपकी स्पैन कर रही है ना, यहाँ लिखा है बच्चे यहाँ पे फॉर स्लैब्स, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ मैं, आपको नोट ही यहाँ पे रीड करके बता रहा हूँ बच्चे, IAS कोड में गिवन है, कोई मैं अपनी साइड से नई चीज यहाँ पे ऐड नहीं कर रहा हूँ, एवरीथिंग इज गिवन इन द IAS कोड। द थिंग इज दैट यू हैव टू पे सम अटेंशन टू द IAS कोड। And IAS 456 again saying is kind of the Bible for the civil engineering. Whatever written on this code, you have to blindly follow that one. Now, for slab spanning in two direction, बच्चे अगर स्लैब दो डायरेक्शन में स्पैन कर रही है, जब भी इस तरह की वर्डिंग है तो वो टू वे स्लैब है। पहली चीज तो ये, द शॉर्टर ऑफ द टू स्पैन, मतलब जो दो स्पैन आपको गिवन होगा बच्चे उसका जो शॉर्टर होगा, ऑफकोर्स वो आपका LX होगा, तो ये शॉर्टर स्पैन बोल दिया। शॉर्टर स्पैन को यूज किया जाएगा टू कैलकुलेट स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। अगर स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो निकालना होगा तो बच्चे हमेशा शॉर्टर स्पैन यूज की जाएगी। समझ रहे बात को? जैसे आपने बी में लिखा होगा ना कि इफेक्टिव स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 7 फॉर द कैंटिलीवर, दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू 20 फॉर द सिंपली सपोर्टेड, एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन इक्वल टू 26 फॉर द कॉन्टिन्यूअस बीम। तो बच्चे अगर बीम कॉन्टिन्यूअस है तो स्लैब भी तो कॉन्टिन्यूअस होती है। स्लैब आपकी सिंपली सपोर्टेड भी होती है, स्लैब आपकी कैंटिलीवर भी होती है बच्चे। पोर्च वाली बाहर बरामदा डाला हुआ है, आगे की तरफ स्लैब आपका ओवरहैंग कर रहा है बच्चे, तो वो कैंटिलीवर ही है। कुछ भी आपको वो लिख के दे सकता है बच्चे पेपर के अंदर, ठीक है। नाउ अब देखो पहला इसका क्लॉज कि फॉर टू वे स्लैब्स ऑफ शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर, ये पेपर में पूछा हुआ वैल्यू था कि जो आप यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए जो रेशियो लेके चल रहे हो स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ, ऑफ कोर्स ये इफेक्टिव स्पैन है स्लैब का। कौन सा इफेक्टिव स्पैन बच्चे? तो ये शॉर्टर इफेक्टिव स्पैन है, और ये इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब है। कैसे निकालते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये वैल्यू हमें गिवन था फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब इज 35, द स्पैन वैल्यू इज, जो बच्चे स्पैन वैल्यू है ना शॉर्टर स्पैन अप टू 3.5 मीटर तक, अगर शॉर्टर स्पैन 3.5 मीटर के बराबर या उससे कम गिवन है तभी ये क्लॉजेस वैलिड है, अदरवाइज बच्चे ये क्लॉजेस वैलिड नहीं है। तो ये पेपर के अंदर पहला क्वेश्चन दागा उसने, ठीक है। अच्छा सेकंड, विद माइल्ड स्टील रिइंफोर्समेंट, अगर आपने माइल्ड स्टील यूज किया है जिसके सरफेस के ऊपर कोई रिप्स नहीं होती है, ठीक है, तो ये जो स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो है, स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो, अब स्लैब में यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ ना होके बच्चे यहाँ पे हो जाएगा ओवरऑल डेप्थ रेशियो। स्पैन टू overall depth ratio given below may be generally assumed to satisfy the vertical deflection limit for loading class up to 3 kilonewton per meter square। स्लैब के ऊपर जो मैक्सिमम लोड है बच्चे लाइव लोड वो 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो स्लैब है उसका जो शॉर्टर स्पैन है वो मैक्सिमम 3.5 मीटर तक। तभी आप ये वाला जो स्पैन टू ओवरऑल डेप्थ रेशियो है टू वे स्लैब में ये आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो बच्चे। अगर वो FE 415 डिफॉर्म्ड बार के लिए पूछता है रेशो, तो कुछ भी नहीं करना बच्चे, जो माइल्ड स्टील के लिए गिवन है ना इसका 80% आपने कंसीडर कर लेना है। 80% का मतलब क्या होगा, 0.8 से मल्टीप्लाई कर लो, एवरीथिंग इज गिवन इन द IAS कोड। फॉर हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स फॉर ग्रेड FE 415 द अबव वैल्यूज शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 0.8। इज इट ओके? अब बच्चे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मुझे वन वे स्लैब में लिखना होगा ना तो मैं कैसे लिखूंगा, क्योंकि वन वे स्लैब का तो उसने कोई डाटा दे के नहीं रखा है। अब क्या करेंगे बच्चे, तो आपने बच्चे ये पढ़ा होगा कि स्पैन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो शुड बी लेस देन K1 K2 K3 K4 इनटू वैल्यू। ऐसा कुछ बच्चे आपने स्टडी किया होगा, अगर नहीं किया तो उसको पढ़ लेना बच्चे, ये पेपर में आता है क्वेश्चन। तो बच्चे जो K1 होता है वो स्पैन के ऊपर डिपेंड करता है। K1 किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्पैन के ऊपर। अगर बच्चे स्पैन आपका 10 मीटर तक है या इससे कम होगा तो K1 1 हो गया, K1 1 हो गया, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। और K2 परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे, कितना आपने परसेंटेज स्टील प्रोवाइड किया है K2। तो बच्चे इसकी जनरली हम जो वैल्यू लेके चलते हैं 1.25,
ऑल दो इसमें हमें कोड में हमें एक टेबल गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू पिक करते हैं और K1 की मैक्सिमम वैल्यू बचे 2 है, K1 की मैक्सिमम वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा K3 बचे परसेंटेज कंप्रेशन स्टील के ऊपर डिपेंड करता है, K2 तो हो गया परसेंटेज टेंसाइल रिइंफोर्समेंट के ऊपर, K3 होता है परसेंटेज कंप्रेशन स्टील के ऊपर। तो बच्चे अगर ये स्लैब मेरा वन वे सिंगली रिइंफोर्स्ड है, वन वे स्लैब है बच्चे और सिंगली रिइंफोर्स्ड है, सिंगली रिइंफोर्स्ड होगा बच्चे तो कंप्रेशन जोन में आपका मेन स्टील होगा ही नहीं होगा बच्चे तो K3 को 1 मान लो। और दूसरा जब आपने यहाँ पे यूनिट विड्थ कंसीडर किया बच्चे, जो K4 होता है ना, ये रेशियो होता है वेब विड्थ टू फ्लैंज विड्थ का। अब जितना इसका वेब है उतना इसका फ्लैंज भी है बच्चे, तो जब वेब और फ्लैंज दोनों सेम होंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा रेक्टेंगुलर के लिए 1 हो जाएगा, तो भी बच्चे 1 हो गया। और अगर ये सिंपली सपोर्टेड है तो वैल्यू 20 हो जाएगा, अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो वैल्यू 26 हो जाएगा बच्चे। तो वैसे आपने यहाँ पे ये स्पैन आपको गिवन है, आपने इफेक्टिव डेप्थ निकाल लिया बच्चे। और जैसे ही आप इफेक्टिव डेप्थ निकाले ना बच्चे, कवर आपको पता होता है कि आप कितना देते हो स्लैब में, माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन होगा तो 20 mm हो गया, उसमें बच्चे आपने ये बार डाया कंसीडर कर लिया कि मैंने 16 mm डाया का बार दिया है, तो 16 mm डाया का अगर बच्चे बार है ना, ये 16 mm डाया का, ये नीचे मान लो आपका 100 फीट है, तो ये 16 mm डाया हो गया बच्चे इसका बार का 16 mm। और आपने बोला ये जो नॉमिनल कवर है, ये जो क्लियर कवर है माइल्ड एक्सपोजर कंडीशन में ये 20 mm हो गया, तो इफेक्टिव कवर कितना हो गया, तो क्या करोगे 16 का आधा 8 जोड़ दो 20 में 28 हो गया, मान लो 30। तो बच्चे जो भी इफेक्टिव डेप्थ निकल के आएगा उसमें आप 30 mm और ऐड करो, आपको ओवरऑल डेप्थ मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे हम क्या करते हैं कि जो मेन स्टील होता है ना, इसको हम किस तरह से निकालते हैं, तो हम बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे स्लैब में कितना है, बेंडिंग मोमेंट लिखते हैं बच्चे हम स्लैब में कितना है, सो mu, सो दिस इज काइंड ऑफ द अल्फा एक्स w इंटू एल एक्स का स्क्वायर। और बेंडिंग मोमेंट लिखेंगे mu, ये आपका बच्चे शॉर्टर स्पैन में है और ये लॉन्गर स्पैन में है, तो बच्चे यहाँ पे अल्फा वाई w इंटू एल एक्स का स्क्वायर, और अल्फा एक्स इज ग्रेटर देन अल्फा वाई, तो डेफिनेटली बच्चे mx जो होगा वो बड़ा ही आएगा। अब बच्चे जैसे आपने यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया, आप एरिया ऑफ स्टील भी निकाल लो बच्चे। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पे, एक इंपेरिकल फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी, 0.5 FCK BD अपॉन FY, इसको बच्चे मल्टीप्लाई किया जाता है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6, यहाँ पे बच्चे आपका बेंडिंग मोमेंट होता है, नीचे यहाँ पे FCK इंटू BD स्क्वायर होता है। थोड़ा सा आपको लगेगा कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला, SSC JEE की तैयारी करोगे पूछता है 15 नंबर का सवाल आता है यहाँ से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बच्चे हमारे पास होता है, ठीक है। यहाँ पे गौर करना, B आपका 1 मीटर होता है, मतलब 1000 mm होता है, तो यहाँ से बच्चे आपने एरिया ऑफ स्टील निकाल दिया। अब जो भी एरिया ऑफ स्टील निकलेगा बच्चे, ये सारा का सारा शॉर्टर स्पैन के अलॉन्ग डलेगा, क्योंकि लॉन्गर स्पैन वन वे स्लैब में तो डिस्ट्रीब्यूशन स्टील डलता है आपका, ठीक है। अब बच्चे जो आपने स्टील डाला होगा ना, वो किस तरह से डालना है वो हम देखेंगे अभी।